वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज स्टूडेंट्स हम सेकेंड सेमेस्टर की क्लास पढ़ाएंगे जिनका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान के सिद्धांत। और इसके अंतर्गत जो मेरा आज का टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई यानी कि कवक के सामान्य विशेषताएं या कवक के सामान्य लक्षण। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे जो फंगस होते हैं यानी कवक होते हैं उनके बारे में बताएंगे। तो इसमें मोस्टली हम आपको बताएंगे कि कवक क्या होते हैं, कि क्या विशेषताएं होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, इनके कवक के द्वारा होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं पौधों में, इन सभी को लेकर के इस क्लास में हम डिस्कशन आपसे करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी क्लास हो गई थी तो मैंने इसको 2 पार्ट में आपको पढ़ाया है। तो आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो पार्ट वन में कई सारे टॉपिक्स जो मैंने कवर किए हैं। आइए आपके सामने हम डिस्कशन जो है वो करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई यानी कवक की सामान्य विशेषताएं। तो कवक की सामान्य विशेषताओं को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि फंगस होते क्या हैं, फंजाई होते क्या हैं। ठीक है, तो एक कवक जो होते हैं वो अशाखित संरचना वाले, ठीक है, जो कि अपना जो जीवन यापन करते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म पे करते, सूक्ष्म जो सड़े गले मैटर होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सड़े गले डिकम्पोज्ड कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कवक एक ऐसे अशाखित सूक्ष्म जीव होते हैं जो सड़े गले डिकम्पोज्ड मैटर पे अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि ये जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में से अपना भोजन बनाने में असक्षम होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और ये जो है वो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, डिकम्पोज्ड मैटर होते हैं, उनसे अपना पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। और ये जो इनकी कई सारी जो है वो इसमें माइसीलियम होते हैं। माइसीलियम की कई सारी शाखाएं होती हैं जिसको हाइफी कहते हैं, और हाइफी से ये जो है वो ग्रोथ, इनकी जो है वो ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये कई प्रकार के रोगों को कॉज करते हैं, जैसे कि प्लांट में स्कैब डिजीज हो गया, ठीक है, एंथ्राकोनोज डिजीज हो गया, डाईबैक डिजीज हो गया, रस्ट डिजीज हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज हो गया। तो कई सारे रोगों के प्रमुख कारक जो है वो होते हैं। तो आइए कवक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये जो फंगस होते हैं सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि ये फंगस शब्द जो दिया गया था वो लैटिन शब्द का मशरूम से आया है। ठीक है, तो जो मशरूम होते हैं कई सारी इसकी स्पीसीज होती हैं, म्यूकर मशरूम, तो मशरूम भी एक प्रकार का फंगस होता है। ठीक है, तो ये फंगस शब्द किससे आया है? मशरूम शब्द से आया है। और इसकी खोज जो है वो हेनरिक एंटोन डी बेरी ने 1858 में की थी। ठीक है, हेनरिक एंटोन डी बेरी इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इन्होंने 1958 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, तो फंगस शब्द किसने दिया था? हेनरिक एंटोन डी बेरी ने 1958 ईस्वी में दिया था, जिन्हें हम फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला है कि कवक हेटेरोट्रॉफिक की एक शाखा है। अधिकांश बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफिक की एक ब्रांच होती है, और ये किस में आते हैं? यूकैरियोट जीव में होते हैं। जो यूकैरियोट सेल वाले जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए किसी दूसरे पर जो है वो निर्भर होते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये फिलामेंट या एक कोशिकी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? फिलामेंट हो सकते हैं, और एक कोशिकी जो है वो सिंगल सेल्स वाले हो सकते हैं, और ये बीजाणुओं के माध्यम से जन्म लेते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म होता है वो स्पोर्स के माध्यम होता है, जिसमें स्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया होती है। उसी के द्वारा इसमें स्पोर्स के द्वारा जो है वो ये मल्टीप्लाई करते हैं। इनके स्पोर्स जो होते हैं वो हवा में फैल करके एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो
जाते हैं और वहाँ पर अपना सुटेबल होस्ट प्राप्त करने के पश्चात ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और काफ़ी असंख्य संख्या में जो है वो फैल जाते हैं, और जहाँ ये अपना होस्ट पाते हैं, पोषण पाते हैं, वहाँ पर ये फिर अपने हाइफी की ग्रोथ जो है वो करने लगते हैं। तो इस प्रकार से ये फंगस जो है वो होते हैं। तो फंगस का जो कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर हम आगे आपको दिखाएंगे। और फंगस में क्लोरोफिल की कमी होती है और इसलिए वह प्रकाश लक्षण नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो सरल भाषा में कहें कि जो फंगस होते हैं वो एक प्रकार के सड़े गले पदार्थों पे अपना जीवन यापन करते हैं और उन्हीं से अपना पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कवक के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, माइकोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं? फंगस का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी इज नोन एज कवक विज्ञान, फंजाई साइंस। ठीक है, तो माइकोलॉजी एक प्लांट पैथोलॉजी की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम कवक का यानी फंजाई का अध्ययन करते हैं। तो माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगस। ठीक है, यानी कवकों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें उनके वर्गीकरण, आनुवांशिक, जैव रासायनिक गुण और मनुष्यों द्वारा उपयोग शामिल है। तो माइकोलॉजी में कि क्या अध्ययन किया जाता है? फंगस के बारे में अध्ययन किया जाता है, फंगस के क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया जाता है, उनके जो है आनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जैव रासायनिक गुण जो होते हैं, जो बायोकेमिकल्स कैरेक्टर्स होते हैं फंजाई के, उन सभी का अध्ययन हम जो है वो इसके अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा माइकोलॉजी की शाखाएं हैं, फाइटोपैथोलॉजी क्षेत्र में आती हैं जो कि पौधों की बीमारियों से संबंधित है। तो माइकोलॉजी की एक शाखा है आपकी फाइटोपैथोलॉजी, जिसे हम प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत हम पौधों की बीमारियों का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेज। ठीक है, जैसे कि माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी की एक शाखा है फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी और फ्लाइटोपैथोलॉजी को ही क्या कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा कि माइकोलॉजी की इस ब्रांच है फाइटोपैथोलॉजी, और फाइटोपैथोलॉजी को ही जो है वो प्लांट पैथोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम पादप रोगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फसलों की बीमारियों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। अब आगे बात करेंगे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो प्लांट फंजाई है उसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है? इसका डोमेन जो होता है वो यूकैरियोटा होता है, इसका क्लैडर होता है ओबेजो होता है, और अनरैंक जो होता है ऑब्स्थोकैनोटा होता है, और दूसरा क्लैडर होता है होमोकाइटा, और इसका जो किंगडम होता है वो होता है फंजाई होता है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिकेशन इस प्रकार से साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इसके बाद आगे बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई की बात की जाए। ठीक है, तो फंजाई का जनरली स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, फंगस की संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो पहली जो संरचना है वो हाइफी होती है। ठीक है, इसमें जो है वो कई सारे जो माइसेलियम जो होते हैं, माइसेलियम की जो कई सारी शाखाएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो माइसीलियम होते हैं, माइसीलियम की कई सारी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, जिसको हम ओविकोल कहते हैं, सेल वॉल, सेप्टम है। तो ये न्यूक्लियर, ये सारे जो है मिलकर के जो एक शाखाएं होती हैं, क्योंकि फंगस जो है वो उनकी वृद्धि एक शाखा नुमा होती है, ब्रांचेस में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम की ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। ग्रोथ ऑफ माइसीलियम इज नोन एज हाइफी। तो ये सारी जो ब्रांचेस होती हैं, इन्हीं शाखाओं के रूप में जो है वो ये जो है वो वृद्धि करते हैं, जिसे हम हाइफी कहते हैं। तो
तो हाइफी का फंजाई का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। ये सेपरेट हाइफी होते हैं, ये सेल वायलो होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, सेप्टम होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, जिनके बढ़ने से जो है वो हाइफी की ग्रोथ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपके स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स किस प्रकार से स्फुटन होता है, तो ये जो होते हैं वो हाइफी होते हैं, यानी कि ब्रांच ऑफ फंजाई यानी ब्रांच ऑफ माइसीलियम इस दोनों हाइफी। तो जो शाखा युक्त शाखाएं होती हैं इसकी फंगस को उसे हाइफी कहते हैं। और इन्हीं शाखाओं से जो जड़नुमा आकृति दिखाई देती है, जहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है, उसे राइजोड कहते हैं। और इन्हीं से जो है वो स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे स्पोर्स बीजाणु निकलते हैं। बीजाणु की जो वृद्धि होती है उसे स्पोरोगैनिस्पोर कहते हैं। और इसके अंदर जो ये बॉल नुमा आकृति दिखाई दे रही है उसमें स्पोर्स, असंख्य स्पोर्स भरे होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर ये इनका फुटन होता है। स्फुटन की प्रक्रिया के पश्चात ये पूरी तरह से इन्वायरमेंट में फैल जाते हैं। ये हवा में फैल करके फिर ये फैलते हवा में, और जो है मिट्टी के द्वारा फैल करके ये मिट्टी में गिरते हैं, फिर अन्य पौधों में फैलते हैं। तो अपना सूटेबल जब ये अपना पोषक होस्ट प्राप्त करते हैं तो फिर ये अपनी वृद्धियों को तेजी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने लगते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसके स्पोर्स बाहर जो मैच्योर होने के बाद बाहर निकल आते हैं, ठीक है। और ये जो स्पोर्स भरे होते हैं इसको स्पोरोगैनिस्म कहते हैं। यही मैच्योर होकर के जो है वो स्पोर्स स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया में भाग जो है वो लेते हैं। तो ये जो है आपके ये स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है कि स्पोर्स किस प्रकार से ग्रोथ एंड डेवलप होने तो फिर मैच्योरिटी होती है, फिर वो फूटते हैं तो कैसे उसके बीजाणु निकलते हैं, तो ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो ये मतलब ये कह सकते हैं कि जो फंगस की जो मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, फंगस के द्विगुणन की प्रक्रिया होती है, वो स्पोर्स के द्वारा होती है। अगर स्पोर्स के द्वारा ही फंगस की कवक की जो है वो संरचना में वृद्धि होती है और उसका बहुत तेजी से द्विगुणन मल्टीप्लिकेशन होता है। ये स्पोर्स हवा में फैल करके अपना सुटेबल पोषण प्राप्त करके बहुत तेजी से जो है वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। और जो फंगस की ग्रोथ होती है, जो माइसीलियम की वृद्धि होती है, उसे हाइफी कहते हैं, ठीक है। ये शाखा युक्त जो आकृति आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, हाइफी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इस प्रकार से इसको जो है वो हम देख सकते हैं। हम ऐसे नंगी आंखों से आसानी से नहीं देख सकते हैं, हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जो है वो इस प्रकार की संरचना फंगस की देखी जा सकती है। इसके बाद फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ईस्ट को छोड़ करके जो एकल कोशिकाओं के रूप में बढ़ते हैं और तंतुओं को हाइफी कहा जाता है, ठीक है। तो यही हम कह रहे थे कि जो ईस्ट को छोड़ करके जो एकल संरचनाएं के रूप में जो सिंगल सेल्स की वृद्धि होती है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं, और उसी को क्या कहते हैं, हाइफा कहा जाता है। हाइफे का एक समूह कवक के शरीर का निर्माण करता है जिसे माइसीलियम जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो यही हाइफी का जो समूह होता है, ग्रुप्स होता है, उसे हम माइसीलियम कहते हैं। यही जो है वो शाखा की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, ठीक है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। और अधिकांश कवक के हाइफे को सेप्टम नामक आंतरिक दीवारों द्वारा कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो जो सेप्टम होते हैं वो कई सारे हाइफी को जो है वो अलग अलग जो है उसको विभाजित जो है वो करते हैं, ठीक है। सेप्टा जो में आमतौर पर छोटे छिद्र होते हैं जो राइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और कभी कभी नाभिक को कोशिकाओं के बीच प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए काफ़ी बड़े होते हैं। और कोशिकाओं में विभाजित हाइफी को सेप्टम हाइफी कहा जाता है, ठीक है। तो जो कोशिकाओं में विभाजित हाइफी होते हैं उसे सेप्टम हाइफी जो है वो कहा जाते हैं। सेप्टम इज द पार्ट ऑफ हाइफी। तो हाइफी को कई जो है वो सेप्टम जो है वो कई हाइफी को जो है वो अलग अलग पार्ट्स में विभाजित करने का काम जो है वो करता है। तो ये इसकी संरचना से रिलेटेड था। अब जनरल कैरेक्टर्स की बात की जाए, सामान्य लक्षण की बात की जाए, किसके, फंजाई के, ठीक है। तो फंजाई के सामान्य लक्षण की बात की जाए तो कवक जो होते हैं वो पर्ण रहित होते हैं, नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, ये परपोषी होते हैं और इनका शरीर की सुकाय या थैलस
पाया जाता है। तो ये चीज़ जाने चाहिए कि क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होता है, तो जो इसमें कवक होते हैं वो नॉन क्लोरोफिल होते हैं और इनका ये जो है वो परपोषी होते हैं, यानी अपना जीवन यापन दूसरों पर निर्भर करते हैं। ऐसे जीव जो अपनी पोषण आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं उसे परपोषी कहा जाता है। तो जो फंगस होते हैं वो अपनी भोजन की आवश्यकता के लिए जो है वो डिकम्पोज्ड मैटर पे, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, डिकेइंग मैटर होते हैं, उस पे अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। ठीक है, ये परपोषी होते हैं, उनका शरीर भी सुकाय होता है और थैलस युक्त होता है। ये मुख्यतः नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी के सड़े गले टुकड़े, चमड़े, भोज्य पदार्थ आदि। ठीक है, तो ये जो कवक होते हैं वो नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी के सड़े गले टुकड़े, चमड़े, भोज्य पदार्थ आदि। ठीक है, सड़े गले पदार्थों पे ये जो है वो मुख्यतः पाए जाते हैं। और कवक की लगभग 1 लाख से भी अधिक स्पीसीज हैं। कवक की लगभग 1 लाख से अधिक स्पीसीज हैं जो अलग अलग रूप से प्रभावित करती हैं। कुछ लाभदायक प्रजातियां हैं, कुछ हानिकारक हैं, कुछ औषधि पर्पस से भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो कोई शाखी पर्पस से महत्व हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं जो मनुष्य के लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक हैं जो पौधों के लिए नुकसानदायी हैं और मनुष्य के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, इसमें कुछ एक कोशिकीय हैं जैसे ईस्ट, कुछ जटिल हैं जैसे मशरूम। ठीक है, तो कुछ एक कोशिकीय हैं जैसे ईस्ट कह सकते हैं, ठीक है, खमीर आदि, और कुछ जटिल हैं जैसे कि मशरूम। कुछ विषमपोषी जीवाणुओं की तरह कवक भी प्रमुख अपघटक हैं। ठीक है, तो ये कुछ विषमपोषी जीवाणुओं की तरह जो है वो कुछ फंगस की ऐसी स्पीसीज हैं जो कि अपघटक का काम करती हैं, डिकम्पोजर का काम जो है वो करती हैं। और जैवमंडल में अकार्बनिक संसाधनों के पुनः चक्रण में अनेक कार्य नितांत आवश्यक है। ठीक है, तो ये जो जैवमंडल में तमाम प्रकार के जो डिग्रेडेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब कह सकते हैं कि जो अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी कवक की कई सारी प्रजातियां जो होती हैं वो भाग लेने का काम जो है वो करती हैं। कुछ परजीवी कवक पौधों तथा जंतुओं में रोग भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पैरासाइट फंजाई होते हैं जो कि कई सारी बीमारियों को उत्पन्न करने का काम जो है वो करते हैं, जैसे कि स्कैब हो गया, लीफ स्पॉट्स हो गया, ठीक है, डाईवैक हो गया, रस्ट डिज हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू हो गया। तो कई सारी ऐसे जो है वो स्पीसीज होती हैं जो पौधों में रोग को उत्पन्न करती हैं, मनुष्यों में रोग को पैदा करने का काम जो है वो करती हैं। तो ये सारी इसकी प्रमुख विशेषताएं थी आपके फंजाई की। अब इसकी बात करें कि कवक की रचना तथा वृद्धि कैसे होती है, तो कवक बाह्य कोशिकीय पाचन क्रिया द्वारा अपने पर्यावरण से ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, बाह्य कोशिकीय पाचन क्रिया द्वारा अपनी पर्यावरण से ऊर्जा प्राप्त करता है। यह पाचित पदार्थों को घोल के रूप में अवशोषित करता है। ठीक है, तो ये जो पाचित पदार्थ होते हैं उसको घोल के रूप में अवशोषित करने का काम करता है और इस कार्य के लिए कवक की रचना तथा उसकी वृद्धि अनुकूल हो। ठीक है, तो इस कार्य करने के लिए, ये सब कार्य करने के लिए उसकी वृद्धि जो है, कवक की रचना तथा उसकी वृद्धि क्या होती है, उसके अनुकूल होती है। इनकी कोशिकाएं तंतु के रूप में बढ़ती हैं जिन्हें क्या कहता है, कवक तंतु या हाइफा कहते हैं। इनकी कोशिकाएं जो है वो तंतु के रूप में बढ़ती है, फिलामेंट्स के रूप में उनकी ग्रोथ होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। ये शाखा युक्त होती हैं और इन्हीं शाखाओं से जो है वो दो इनकी ब्रांचेज जो होती हैं वो बढ़ती हुई चली जाती हैं जिसे हाइफा कहते हैं। ठीक है, और अकेले एक बीजाणु से बने कवक तंतु में वृद्धि होती है और उसकी चोटी पर शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, उसकी चोटी पर शाखाएं निकलती हैं। यह शीघ्र ही रुई की एक गुच्छा बन जाता है जिसे कवक जाल कहते हैं। ठीक है, ये शाखाएं जो है वो इसके जो तंतु होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, उनसे जुड़ते हुए इनकी शाखाएं बनती चली जाती हैं और एक रुई के नुमा जाल बन जाता है जिसे हम तंतु जाल के रूप में जानते हैं। ठीक है, कि कवक जाल भी कहते हैं, तंतु जाल के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तंतुओं की वृद्धि से बना यह बड़ा क्षेत्र अवस्तर से अच्छी प्रकार से चिपक जाता है। फंजाई में कारिक तथा
स्वांगीकारक अवस्थाएं होती हैं जिसमें पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। ठीक है, ये जो है वो एसिमिलेशन की भी प्रक्रिया होती है, फंगस में एसिमिलेशन की भी प्रक्रिया होती है, जिसके लिए ये जो है वो अवशोषण का काम जो है वो करते हैं। और कवक जाल, जिसे हम क्या कहते हैं कि माइशीलियम अवस्थर पर वृद्धि करता है। ठीक है, तो जो कवक जाल होता है, इसका माइशीलियम होता है, वो भी क्या करता है, आहार स्तर पे जो है वो वृद्धि करता है। इस अवस्था में कवक कठिनाई से ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो अवस्थर के नीचे होता है। इस अवस्था के बाद जनन अवस्था आती है और कवक तंतु में अब वायु वृद्धि आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो कहने की ये है कि ये है कि कवक तंतु वायु वृद्धि आरंभ हो जाती है। तो ये जो हाइफी होती है, हाइफी के पश्चात जो है जो माइसीलियम होते हैं उसकी ग्रोथ होती है और फिर धीरे धीरे ये अपने होस्ट को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इनके शाखा युक्त होते हैं, शाखी युक्त होते हैं, फिलामेंट से शाखा बनती है और शाखाओं को हाइफी कहते हैं। और हाइफी के पश्चात एक कवक जाल की रचना होती है जिसे जो है वो माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम इज द ग्रोथ ऑफ फंजाई, मतलब कि जब अत्यधिक वृद्धि होती है तो कवक जाल का निर्माण फंगस जो है वो करते हैं। अब इसके बाद जिससे विभिन्न प्रकार के फलनकाय तथा जनन कोशिकाएं अथवा बीजाणु बनते हैं, जिसमें तमाम प्रकार के फलनकाय, बीजाणु और उसकी जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है और बीजाणु का निर्माण होता है, जिससे मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है वो शीघ्र हो जाती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स टिश्यूज की, ठीक है, तो ये यूकैरियोटी की भांति कवक में फ्लैस्टिड अथवा क्लोरोप्लास्ट के अतिरिक्त सभी कोशिकांग होते हैं और इनमें केंद्रक तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। तो ये होती है इनकी कोशिकाओं की संरचना। और कुछ कवकों में क्या होता है कि माइटोसिस के समय, ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस के समय केंद्रीय आवरण लुप्त नहीं होता है, जैसा कि पौधाधार तंतुओं में होता है। अधिकांश कवक की कोशिकाएं भी काइटिन और निर्मित होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो इनकी सेल होती है, सेल ऑफ फंजाई, ये किसकी निर्मित होती है, काइटिन प्रोटीन की। तो इनकी जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो काइटिन प्रोटीन की बनी होती हैं। और इसके प्रजनन की बात की जाए, कवकों में प्रजनन, तो रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो कवकों में जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंगस में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसको जो पार्ट्स होते हैं, इसके हाइफी के पार्ट्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उससे क्या होती है, इनकी जो है वो स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है और उससे स्पोर्स निकलते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं और उससे फिर जो है वो नए नई हाइफी की ग्रोथ जो है वो होती है। तो इस क्रिया में कवक जाल के टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं और उनमें पुनः वृद्धि जो है वो होती है। ये कोशिकाएं के द्वारा भी प्रजनन करते हैं, यानी कि कायिक बीजाणु कोनिडिया के द्वारा प्रजनन करते हैं। कुछ केवल अलैंगिक प्रजनन क्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं। इन कवकों को एक विशेष वर्ग फंजाई इन्फेक्टाइड में रखते हैं। कवक के विभिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है। निम्न वर्ग आने कुछ कवक मुख्यतः जलीय प्रकार से गतिशील युग्मक बनाते हैं और जल में ही संलग्न करते हैं। तो प्रजनन की बात की जाए तो अलग अलग फंजाई के स्पोर्स में अलग अलग प्रकार के मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। कवक में मोस्टली प्रजनन जो है वो जो इनके माइसीलियम होते हैं उसके द्वारा कवक तंतुओं के पार्ट से भी प्रजनन हो जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कहना है कि कवक में अलैंगिक प्रजनन होता है और इनके तमाम प्रकार के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, चाहे वो इनके माइसीलियम हो, चाहे इनके हाइफी हों, चाहे इनके स्पोर्स हों, उससे भी नए फंगस की और प्रकार से नए तंतु का विकास हो जाता है और फंगस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो मतलब ये कहना है कि फंगस के किसी भी पार्ट से
फंगस की स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट से एक नए जो है वो हाइफी की नए शाखा युक्त फंगस की ग्रोथ जो है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये कई प्रकार से जल के द्वारा भी, हवा के द्वारा भी इनका जो है वो स्पोर्स जो है वो एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं और अपनी वृद्धि एवं विकास जो है वो करने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे इसके स्पोर्स होते हैं तो बीजाणु जो होते हैं, जिसको हम बीजाणु कहते हैं, बीजाणु जो होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन की भाग जो है सबसे ज़्यादा भाग जो है वो लेते हैं, यानी कि इनकी प्रजनन में, इनके मल्टीप्लिकेशन होने में सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। ये हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं और जैसे ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं अपनी वृद्धि एवं विकास जो है वो करने लगते हैं। तो बीजाणु एक कवक की सुसुप्त प्रजनन इकाई है। बीजाणु अलैंगिक अथवा लैंगिक प्रजनन द्वारा बन सकते हैं और स्पोर्स बीजाणु कवक से अलग हो जाते हैं और ये दूर दूर तक बिखर जाते हैं जलीय कवक के बीजाणुओं में तैरने के लिए, और बहुत ही स्थलीय कवकों के बीजाणु हल्के तथा छोटे होते हैं जो कि हवा के द्वारा बिखर जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो बीजाणु होते हैं, जब इसमें स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, हाइफी की ग्रोथ होती है, फिर राइजोड बनते हैं, राइजोड से स्पोरोजेनेसिस होती है और स्पोर्स जब मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो वो फूटते हैं और फूटने के द्वारा जो है वो हवा में फैल जाते हैं, जल में फैल जाते हैं और इसमें जो है वो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। फिर वो कवक जाल बनाते हैं और नए जो है वो एक फंगस के माइसीलियम को जन्म जो है वो देते हैं। तो इस प्रकार से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और ये कवक को फैलाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं और ये लैंगिक प्रजनन द्वारा बनने वाले बीजाणुओं को आनुवांशिक भिन्नता होती है और कुछ आनुवांशिक भिन्नता स्पीशीज को विभिन्न पर्यावरण में अच्छी तरह से जीवित रखने में उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे आनुवांशिक विविधता होती है जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को सहन कर लेते हैं और इसमें भिन्नता पाई जाती है क्योंकि ये विपरीत क्लाइमेटिक कंडीशन को सहन करके भी अपने जीवन की रक्षित करते हैं और ये फिर जैसे सुटेबल इन्वायरमेंट पाते हैं तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी वृद्धि एवं विकास होती है, इनका जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो स्पोर्स जो होते हैं, ये जो फंगस के स्पोर्स जो है वो निकल करके किसी अपने पोषक पे अपना सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं और जब सुटेबल इन्वायरमेंट इनको मिलता है, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्राप्त होती हैं, तो फिर ये बहुत तेज़ी से वृद्धि एवं विकास जो है वो करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इनके मल्टीप्लिकेशन की, यानी फंगस के मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया जो है वो होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। हम आगे इसके सेकंड पार्ट में बाकी चीज़ें जो है वो आपको बताएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।